बहुत से छात्रों का ये कहना है कि हम समुद्र जितना पढ़ते हैं लेकिन मुट्ठी सा याद रहता है। तो दोस्तों, सवाल ऐसा क्यों? किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, जिसमें आरएस मुख्य परीक्षा की अगर बात करूं, एक छोटा सा टॉपिक है माज्लो और हर्जबर्ग। तो दोस्तों, माज्लो क्या कहता है? आप टॉपिक को रटो मत, इतना ही कहता है कि जो उपलब्ध आवश्यकता है, यानी जो मिल जाए, वो संतुष्टि का कार्य नहीं करता है। तो माज्लो कहता है एक आवश्यकता जो है, नीड है, उनके अंदर एक हायरार्की होती है। आदमी को सबसे पहले शारीरिक चाहिए, फिर सुरक्षा संबंधी है चाहिए, फिर सामाजिक चाहिए, फिर सम्मान चाहिए, फिर आत्मसम्मान या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्म साक्षात्कार। बिल्कुल, ये बात हो गई माज्लो की। अब बात करूं मैं हर्जबर्ग की। अमेरिका के अंतर्गत प्रयोग हुए, पेनिसिल्वेनिया के अंतर्गत प्रयोग हुए, और हर्जबर्ग ने कहा कि सब संगठन के अंतर्गत दो घटक काम करते हैं। एक होता है स्वास्थ्य घटक, हाइजीन घटक, जैसे हम बीमार होते हैं दवाई लेते हैं। दूसरा घटक होता है प्रेरक घटक। तो हर्जबर्ग ने कहा कि जो स्वास्थ्य घटक है, इनका प्रेजेंट रहना मायने नहीं रखता, लेकिन इनका अब्सेंट रहना, इनका नहीं होना असंतुष्टि का कारण बनती है, और प्रेरक है इसका उल्टा हो जाते हैं। ठीक है, तो हर्जबर्ग ने क्या कहा? हर्जबर्ग ने कहा, जैसे एक शेर है ना, कि जिंदगी उधार का थैला है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। तो माज्लो और हर्जबर्ग यही कहते हैं कि जो चीज मिल गई है ना, माज्लो कहता है जो चीज मिल गई उसकी कदर नहीं है। अब बेसिक आपने ये पढ़ लिया। हर्जबर्ग आगे क्या कहता है? स्वास्थ्य घटक में कौन से ऐसा कंपनी है, उसकी नीति है, उसका वेतन है, उसका प्रशासन है, ये स्वास्थ्य घटक है। और प्रेरक घटक कौन सा है? उपलब्धि हो गई, कार्य हो गया, चुनौती हो गई, नेतृत्व हो गया। अब आपने समझ लिया। अब आपसे ये पढ़ करके जा रहे हो, और परीक्षा में क्या सवाल पूछ रहे हैं आपसे? परीक्षा में पूछ रहे हैं कि साहब हर्जबर्ग और माज्लो की तुलना कीजिए। अब तुलना क्या है? सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है कि साहब हर्जबर्ग के जो स्वास्थ्य घटक है, उसमें मेजलो की शुरुआत की तीन जो आवश्यकताएं हैं, शुरुआत की जो तीन है, शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताएं, ये किसके अंतर्गत है? ये स्वास्थ्य घटक के अंतर्गत है। और बाकी की जो दो है वो प्रेरक घटक के अंदर, दोनों की तुलना हो गई। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बार बार आपको क्या पढ़ना? तो आरएस मुख्य परीक्षा के शुरुआत में मैंने कहा था समुद्र जितना कोर्स है। तो दोस्तों, समुद्र जितना मत पढ़ो, सिर्फ इतना ही पढ़ो जो परीक्षा में आप लिख करके आ सको। न्यायिक सक्रियता भले आप 20 पेज पढ़ लें, लेकिन आपको परीक्षा के अंतर्गत सिर्फ 5 ही लाइन आनी है कि न्यायिक सक्रियता अगर परिभाषा पूछे तो परिभाषा आ जाए, उसके इम्पैक्ट पूछे, उसकी चुनौतियां पूछे, तो टॉपिक फिक्स है। न्यायिक पुनरावलोकन आप भले 20 पेज पढ़ लो, लेकिन वो तो आपसे पूछते नहीं। आपसे 5 ही लाइन इसके बारे में आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि आप कम पढ़ो, और जो टॉपिक आ रहा है, जैसे मैंने अभी ये टॉपिक बोल दिया, तो इसी तरीके से आप प्रत्येक टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। जैसे सपोज करो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, खटखट दिमाग में रखो, प्रश्न काल हो गया, शून्य काल हो गया, कटौती प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, विभिन्न संसदीय समितियां हो गई, बात खत्म। बिल्कुल, कि कार्यपालिका नियंत्रण कैसे रखती है? कि साहब नियुक्ति के द्वारा रखती है, अनुशासन के द्वारा रखती है, सेवा नियमों का निर्माण के द्वारा रखती है। ओके साहब। न्यायपालिका कैसे रखती है? कि न्यायपालिका साहब विभिन्न तरीके की जो रिट जारी करती है उनके माध्यम से रखती है, मूल अधिकारों की रक्षा के माध्यम से रखती है, और ये 3-4 पॉइंट ये है। तो दिमाग के अंतर्गत टॉपिक क्लियर रखो। इस तरीके से आपसे पूछ लें कि वित्त पर संसद कैसे नियंत्रण रखती है, तो सीधा ध्यान रखो कि साहब वित्त पर नियंत्रण है प्रश्नकाल के द्वारा इन कमेटियों के माध्यम से, लोक लेखा समिति के माध्यम से, अनुमान समिति के माध्यम से, सार्वजनिक उपक्रम कमेटी के माध्यम से, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के माध्यम से, है ना, इनके माध्यम से ये 8 पॉइंट है। तो आप उनको बार बार क्यों पढ़ रहे हो? आप सिलेबस को उठाओ, आरएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस को उठाओ, टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक के बारे में 8-10 लाइनें आपको एनी टाइम आनी चाहिए। और ये जो परमानेंट मेमोरी का जो पार्ट है, वही एग्जाम के अंदर, है ना, आप लिख पाओगे। आप गीता मूल पढ़ लो, भले ही 5 दिन दे करके पूरी गीता पढ़ लो, वो आपके काम की, परीक्षा के अंतर्गत नहीं है। आपके काम की क्या है? जो गीता के टॉपिक है, गीता का स्वधर्म टॉपिक है, गीता का निष्काम कर्म है, गीता में स्तुत्य प्रज्ञा की अवधारणा है। तो दिमाग के अंतर्गत आपको पूछे कि साहब स्तुत्य प्रज्ञा क्या है? तो गीता की वह अवधारणा है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? क्या था? समत्व बुद्धि के साथ में होकर के लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, सब भावों से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है, और निष्काम भाव से सब धर्म की भावना के साथ में अपने कर्म करता है। अब पूछे सब धर्म क्या है गीता के अंतर्गत? तो गीता में सब धर्म क्या है? वर्ण आश्रम पर आधारित है।
ठीक है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने निर्धारित जो स्व धर्म है उसका पालन करे, लेकिन साथ में ये भी कहो कि साहब ये जो वर्गीकरण है इसका जन्म से कोई लेन देन नहीं, इसका जाति से कोई लेन देन नहीं, इसका विशेषज्ञता से लेन देन है। फिर इसकी तुलना कर दीजिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत के साथ में तुलना कर दीजिए। तो जो टॉपिक है ना आरएस मुख्य परीक्षा के प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपको मैं कहता हूँ 5-5 लाइन आपको आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। कम से कम मिनिमम जो ये है ये करो, उसके बाद में आप और कुछ पढ़ो। पहला जो टॉपिक है आपसे पूछिए साहब बिग डाटा क्या है, तो साहब खटाखट ये बिग डाटा, ये 6 पॉइंट है बिग डाटा की विशेषता, बिग डाटा की चुनौतियां क्या साहब, ये है ना चुनौतियां। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के अंदर दोस्तों एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। रजिस्टर के अंदर आप देख लीजिए, भूगोल के अंतर्गत कोई समस्या पूछे तो भूगोल के अंदर क्या समस्या होगी, भूगोल में समस्या ये हो सकती है पेयजल की प्रॉब्लम है, मानसून की हो सकती है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव हो सकता है। कीवर्ड लिखिए कि ये तो इनका तो प्रयोग करना ही है। इसी तरीके से अगर अर्थव्यवस्था में पूछे तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो सकती है प्रॉब्लम, देखो वित्त की प्रॉब्लम हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है, वित्तीय समावेशन जो शब्दावली है उसके अंतर्गत आपके आ सकता है, प्रतिस्पर्धा की बात आ सकती है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत ये चीजें उनके सामने टिक नहीं पा रही, मार्केटिंग की बात आ सकती है। तो 20-25 पॉइंट आप 20-25 कीवर्ड जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के आप लिखिए। समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र लिखिए, मार्केटिंग वाला टॉपिक उसमें लिखिए, लोक प्रशासन है तो लोक प्रशासन के अंदर लिखिए। तो लोक प्रशासन है दोस्तों, उसमें मुख्य परीक्षा में क्या होगा, ये इफिशिएंसी को बढ़ाता है, ये इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, ये कार्यकुशलता को बढ़ाता है, ये मितव्ययता को बढ़ाता है, ये संचार को बढ़ाता है, ये बेहतर नेतृत्व देता है, ये मनोबल को बढ़ाता है, ये संतुष्टि का भाव है वो पैदा करता है, उपलब्ध संसाधनों का इससे बेहतर प्रयोग होता है, इससे संचार की भावना होती है ना, इससे नेतृत्व विकसित होता है, इससे उत्तरदायित्व का भाव होता है। तो इस तरीके से 20-25 लाइन है, हर चीज मतलब मान के चलिए कि उसका कुछ भी पूछे वो चीजें आपको लिखनी है। तो दिमाग के अंतर्गत कोई महत्व पूछे तो दिमाग में रखो, क्या लोक प्रशासन का महत्व है तो ये मेरी शब्दावली है, जो मूल उत्तर तो वो तो है ही, उसमें कहीं वैल्यू ऐड करने की बात आए तो आप चीजें ऐड करेंगे। जैसे कि मान लो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र में कुछ भी पूछे तो आपको सेकंड एआरसी ने अपनी चौथी रिपोर्ट शासन में नैतिकता में इस बात पे जोड़ दिया। तो मान के चलिए जो आप पढ़ोगे ना उसमें भी वही है, उसने सत्यनिष्ठा पे जोड़ दिया, कार्यकुशलता पे जोड़ दिया, उसने ईमानदारी पे जोड़ दिया, उसने मनोबल बढ़ाने की बात की, अभिप्रेरण की बात की है। तो जो भी इथिक्स का जो टॉपिक है आपका केस स्टडी का विषय, उसके अंदर आप ये बात निश्चित रूप से लिखिए, है ना। तो आप खुद शुरुआत में जो मैंने कहा था समुद्र जितना कोर्स है नहीं पढ़ पाओगे, तो आप ये कोशिश करो, कम से कम इतना बड़ा सिलेबस है तो, है ना, आप जो घर से पढ़ करके जा रहे हो वो पूरा का पूरा 100% बात टिप करके या लिख करके आ जाइए। तो मुख्य परीक्षा की आप तैयारी इस तरीके से कीजिए, आपको रात से उठा करके पूछे कि साहब गुड गवर्नेंस क्या है, तो विश्व बैंक द्वारा दी गई अवधारणा जिसके ये प्रमुख 6 घटक है, साहब खटाखट लिखे हुए कमांडो। आपसे पूछेगा आप सूचना के अधिकार का महत्व क्या, तो वहां पे सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधे खटाखट होनी चाहिए। संवेदनशीलता बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ रही है, जनता की भागीदारी बढ़ रही है, गोपनीयता खत्म हो रही है, खट ये पॉइंट जो आपके पास में आने चाहिए। कोई भी टॉपिक पूछे, पंचायत राज की विफलता क्या था, अब ये पंचायत राज की विफलता है, देखो कोई भी जो सवाल है उसमें क्या चीज होती है, एक तो मुख्य परीक्षा में उत्तर देते समय आप, है ना, जैसे कहते हैं ना मिंटोज खाओ बत्ती जलाओ, एक ऐड आता है इस तरीके का। तो आप सोचिए क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब, एक तो है ना मन के अंदर कि जो सवाल पूछ रहा है क्यों, क्या, कैसे, कब, एक तो WH वाले जो वर्ड इंग्लिश के अंदर होते हैं उनका प्रयोग कीजिए। एक कोई भी जो समस्या है उसको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समग्र जो पक्ष है उनसे जोड़िए। एक फिर कोई भी चीज पूछे, है ना, तो मन के अंदर जिज्ञासा, जैसे सपोज करो नदी है कोई, अब मुझे नदी के बारे में कुछ नहीं आ रहा, तो भैया यही तो आएगा, ये नदी कहाँ से निकलती है, ओके साहब, किन पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ कहाँ बहती है, कहाँ गिर जाती है, इसकी सहायक नदियां कौन सी है, इस नदी पे कोई बांध बना हुआ है, कोई परियोजना बनी हुई है, इस नदी का कोई महत्व है, तो ये नदी का पैटर्न रख लीजिए। इसी तरीके से सपोज करो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कोई व्यक्तित्व है तो उसका रख लीजिए, कोई भी नेता है तो उसका पहले रखो कि साहब कोई व्यक्तित्व के बारे में पूछा तो पहला सवाल ये कि उदारवादी नेता है या उग्रवादी विचारधारा का नेता है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कोई संस्था की स्थापना की। नंबर 3, उन्होंने पत्रिका निकाली, कोई अखबार का संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कोई आंदोलन का नेतृत्व किया। तो एक जैसा पैटर्न आपके पास हो जाए कि साहब व्यक्ति पूछेंगे तो मैं इस तरीके से उत्तर लिखूंगा, जगह पूछेंगे तो उसके बारे में कैसा, अब ये फलानी जगह है कोई, तो सीधा पूछो कि कहाँ पर स्थित है, किस लिए महत्वपूर्ण है, कोई जगह है तो, है ना, तो या तो वो पुरातात्विक दृष्टि से होगी, या सिंधु घाटी की सभ्यता होगी, या गुप्त काल का होगा, या मध्य काल का शहर होगा, आधुनिक भारत का होगा, तो आप उसके बारे में बताइए,
है ना। तो फ्रेमवर्क लिखिए, जैसे कोई भी शहर है उसके बारे में पूछे तो आप वो शहर किस लिए फेमस है। जैसे देशनोक का है, देशनोक आते नगर कर्णिमा का नाम आना ही है, कोलायत आते सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल की तपोभूमि पहली लाइन आनी है, ठीक है। तो आप फिक्स अपना जो पैटर्न है मुख्य परीक्षा को, जैसे पशु है ना, साइंस के जो विद्यार्थी वो जानते हैं कि पशुओं का पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? वो जुगाली करते रहते हैं। इसलिए आप भी मुख्य परीक्षा के अंदर जो जो आपके सिलेबस के टॉपिक है आप उनकी जुगाली कर दीजिए। जैसे हम जैसे कवि लोग हैं, श्रोता नहीं सुने तो भी हम जबरदस्ती उनको सुनाते हैं। तो यही भाव आप रखिए, घर के अंदर बैठ जाइए, बंद कमरे के अंदर, छोटी सिस्टर है, छोटा भाई है, उनको सुनाइए कि ले भाई सुन आप, ठीक। वो नहीं सुने तो भी सुनाइए, नहीं बैठ 5 मिनट के अंदर बैठ। और कोई नहीं सुने तो दीवारों को सुनाइए, कांच के अंदर बोल करके अभ्यास कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए भले ही मैं कह रहा हूँ कम पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। जो सिलेबस के जो टॉपिक है उसमें चाहे एक ही किताब पढ़े, लेकिन वो किताब आपके हृदयंगम होनी चाहिए। बार बार सब मैं कहता हूँ हृदय के अंतर्गत, यूँ लगे कि वो आपके हृदय के अंतर्गत निवास कर रही है, बाहर से कहीं नहीं आ रही। वो जो चीज़ें हैं सारी की सारी आपके भीतर है। तो वापस वही कहूँगा, आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आप प्रत्येक टॉपिक, जैसे राजनीति शास्त्र की मैं बात करूँ, ठीक। अब राजनीति शास्त्र के अंतर्गत वित्त आयोग है। आपने परीक्षा में, अभी मैं आपको एक ही सवाल बता रहा हूँ कि वित्त आयोग सीधी सी बात है 1951 के अंतर्गत स्थापित कैसा निकाय है साहब? संवैधानिक निकाय है। कोष्टक में अनुच्छेद 280 हो जाएंगे। फिर सदस्य बता दो, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य हो गए, जिसका कार्य संचित निधि कोष से सहायता देना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करना संबंधी जो कार्य है, पहले अध्यक्ष ये और वर्तमान के अंतर्गत ये। अब ये का ये पैटर्न आप यूपीएससी में लिख दिया, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित। ये की बात आप इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत लिख दीजिए। तो ये एक पैटर्न हो गया। क्या साहब संविधान से संबंधित कोई सवाल पूछे जाएंगे तो इस तरीके का मैं उत्तर लिखूंगा। इसी तरीके से राजनीति शास्त्र के अंदर कुछ समस्या से संबंधित पूछा जा रहा है, भाषा से संबंधित, जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित, संप्रदाय से संबंधित, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें आपको साहब राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है। तो पहली चीज तो आप क्लियर करके जाओ कि ये टॉपिक पूछेंगे तो मैं ये लिखूंगा। फिलोसॉफी में कोई चीज़ पूछे आपसे तो घर से सोच करके जाओ कि साहब उपयोगितावाद पूछेंगे तो मैं लिखूंगा बेंथम और मिल द्वारा प्रतिपादित वह दार्शनिक अवधारणा। नीति शास्त्र सार्वभौमिक नीति का सिद्धांत तो कांट द्वारा वह प्रतिपादित वह नीति शास्त्र सिद्धांत। सद्गुण का सिद्धांत सुकरात द्वारा प्रतिपादित वह सिद्धांत। सर्वोदय गांधी जी द्वारा प्रतिपादित वह दार्शनिक अवधारणा जो अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के बजाय सब तरीके से कल्याण की बात करती है। तो कोई टॉपिक है ना, अब मुख्य परीक्षा में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बेसिक चीज़ें बताते नहीं हैं। आप ये मान करके चलिए टीचर को कुछ नहीं आ रहा है ना, और आपको सारी की सारी चीज़ें जो परीक्षा के लिए उपयोगी आपको उनको बतानी है। आप ये मत सोचो कि टीचर जानता है। टीचर तो जिसके पास में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन आया वो सब कुछ जानता है, लेकिन आपको सारी की सारी चीज़ें बतानी है। बहुत बार क्या है, कुछ जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो क्या फालतू की चीज़ें बता देते हैं, जो सिर्फ वही जानते हैं। बुक्स में स्तरीय गाइडों के अंतर्गत वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो जो चीज़ है बेसिक, ज़्यादा गहराई के चक्कर के अंदर ऐसा नहीं हो जाए कि आप बेसिक जो फैक्ट है उनसे आप एग्ज़ाम के अंतर्गत लिखे नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाने की जो आपके लिए यूज़फुल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।